हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस। जनरली मैनेजमेंट के फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, यू ऑल नो दैट कि अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग मैनेजमेंट की डेफिनेशंस दी हैं। सो हम उन सब डेफिनेशंस, उन सबके फंक्शंस में ये फंक्शंस भी नॉर्मली आते हैं, बट हम पढ़ते क्या है नॉर्मली प्राइमरी फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शन नॉर्मली प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस। सो आज हम यहाँ पे वही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर कुछ हमारे सब हेड्स है, जैसे हमारी प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई, कोऑर्डिनेटिंग हो गई एंड मोटिवेशन हो गई। वैसे सेकेंडरी फंक्शंस के भी कुछ सब हेड्स है जो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने टॉपिक पे, प्राइमरी और मेन फंक्शंस पे क्या क्या आते हैं। प्राइमरी और मेन फंक्शंस में हमारा सबसे पहला आता है प्लानिंग से आप क्या समझते हैं? नॉर्मली जैसे ही आपके माइंड में प्लानिंग आती है तो देन आप ये सोच लेते हो कि हाँ, प्लानिंग मतलब कोई चीज एडवांस में डिसाइड करना, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एडवांस में डिसाइड करना कि हमें क्या करना है, राइट? आप सब लोग, आई नो आप सब लोगों को प्लानिंग का मतलब तो पता ही होगा, जस्ट फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपका टेस्ट है, सो आपको उसमें 70% लाना है। देन आपने डिसाइड कर लिया, आपके माइंड में है ये, ठीक है, कि आपको 70% लाना है। अब आपने डिसाइड तो कर लिया, ठीक है, आपको लाना है, बट आप लाओगे कैसे? विदाउट प्लानिंग इज इट पॉसिबल? नो, विदाउट प्लानिंग ये पॉसिबल ही नहीं है। देन आप क्या करोगे? आप प्लानिंग बनाओगे, आप जल्दी से उठोगे एंड देन आप टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, कि हम इतनी देर तक इतने घंटे पढ़ेंगे, 7 आवर्स पढ़ेंगे, 8 आवर्स पढ़ेंगे या फिर 5 आवर्स पढ़ेंगे, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप लोग टाइम टेबल बना लोगे। ठीक है, सो जो हमने अपने गोल को हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो हम प्लान किए, मतलब जो हमने टाइम टेबल बनाया, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, अब हम उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। ठीक है, वो आगे चल के पता चलेगा। प्लानिंग मतलब कोई भी चीज फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम जो चीज डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में कि हमको ऐसे ऐसे करना है, अगर ऐसे ऐसे किया तो फ्यूचर में जो हम रिजल्ट, हम ऑब्जेक्टिव जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सो अब हम आते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा क्या है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट ऑफ साइंटिफिक एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर। जैसे हमने आपको बताया अभी कि हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, मतलब हमने सोच लिया है कि हमको फ्यूचर में ये काम करना है, तो हमने को वो अचीव करने के लिए हमारी आज की कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो वही हम प्लानिंग बताते हैं। प्लानिंग में अब क्या क्या आता है देखो, हमने चार्ट के हिसाब से, चार्ट की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, हमें करना क्या है। अब उसके आगे हमने डिसाइड कर लिया, अब हमको पता चल गया हमको क्या करना है। ठीक है, देन व्हेन एंड वेयर इज टू बी डन, कब और कहाँ ये काम होगा। उसके बाद कौन इसे करेगा, बाय होम इट इज टू बी डन। उसके बाद हाउ इज टू बी डन, कैसे होगा। प्लानिंग में बस इतना है, क्या होगा, कब और कहाँ होगा, किसके द्वारा होगा और कैसे होगा। प्लानिंग में ये 4 चीजें आती है, इनको अपने माइंड में रख लीजिए, आप प्लानिंग कभी भूल ही नहीं सकते, गारंटी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट, आई होप आपको प्लानिंग समझ में आ गया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हमने प्लान कर लिया हमको ऐसा करना है, अब हमको प्लान कर लिया, अब हमने टाइम टेबल अपना बना लिया, जैसे हमने वो पहला वाला एग्जांपल लिया तो उसी को लेके चलते हैं। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया हमारा फ्यूचर में हमें 70% लाना है। ठीक है, हमारे टेस्ट में हमारा टारगेट है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, हमने प्लान बना लिया, टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल बनाने के लिए आपको एक कॉपी और पेन की जरूरत पड़ेगी। सो कॉपी और पेन लाएंगे ना, यही से समझ लीजिए। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस मीन्स टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल फॉर इट्स फंक्शन। मतलब बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उसे सारी वो चीजें प्रोवाइड कराएंगे जो उसके फंक्शनिंग में हेल्पफुल है, रॉ मटेरियल। अब हम यहाँ पे आते हैं, वो वाला एग्जाम्पल उसको वहीं छोड़ देते हैं। रॉ मटेरियल, बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, रॉ मटेरियल लेंगे, आप उसको फिनिश्ड गुड्स में चेंज करेंगे, आपको टूल्स, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी एंड ऑफ कोर्स पर्सन, एम्प्लॉयज की भी जरूरत पड़ेगी, राइट, उसको परफॉर्म करने के लिए। देन हम जो बिजनेस को ऑब्जेक्टिव पे ले जाने के लिए हमें जो
चीज़ों को, हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसके फंक्शनिंग के लिए, वो हमारी ऑर्गेनाइजिंग पे आती है। ठीक है, हमने एक्टिविटी, अब इसमें चार्ट में देखिए आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ को हमने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम उसका ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, हम एक साथ हमें क्या करना है, हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग क्यों करते हैं हम? ग्रुपिंग करेंगे, अरे यार सब एक साथ तो नहीं हो सकता ना, सब एक के द्वारा ही तो हो भी नहीं सकता है, तो हमें उसे ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमने उसको ग्रुपिंग कर लिया। असाइनिंग ड्यूटीज, अब आप पूछेंगे असाइनिंग ड्यूटीज क्यों करते हैं? ऑफकोर्स ड्यूटीज को असाइन ये करेंगे, इसलिए करेंगे जस्ट बिकॉज हर बंदे को उसके क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसके स्किल्स के हिसाब से उसको वो चीज़ मिल पाए, उसको वो काम मिल पाए। ठीक है, देखो जैसे अब मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकती ना। अब मैं कॉमर्स पढ़ाती हूँ तो मैं कॉमर्स में ही एक्सपर्ट हूँ। अब मेरा फील्ड है तो मैं इसी में एक्सपर्ट हूँ। अब मैं और भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये मेरा फील्ड है। अपनी फील्ड मतलब अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी स्किल्स, जो हमारी खुद की स्किल्स होती हैं उसमें हम टॉप पे हैं, तो हम वही करेंगे ना। उसके बाद जो बंदे को जिस काम के लिए जरूरत होगी उसको हम असाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डेलीगेटिंग एंड डिफाइनिंग अथॉरिटी, उसके बाद अथॉरिटी का डिवीजन कर देंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं यहाँ पे स्टाफिंग पे। स्टाफिंग से आप क्या समझते हैं? स्टाफिंग से क्या समझते हैं? स्टाफिंग मतलब स्टाफ, जो पर्सनल है, जो पर्सन होते हैं। अब बिजनेस को रन करने, बिजनेस जो है वो ऐसा तो है नहीं कि मैनेजिंग डायरेक्टर ही बिजनेस का सारा काम अकेले कर लेगा। नो, बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। सो ये स्टाफ को जरूरत, स्टाफिंग में ये कि स्टाफ, अब स्टाफ में भी ऐसा नहीं है कि बिजनेस को स्टाफ की जरूरत होगी तो किसी को भी ला के धर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, किसी को भी नहीं। सेलेक्टिंग, इसमें देखिए आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे स्टाफिंग से रिलेटेड। इट इन्वॉल्व्स द फिटिंग ऑफ द राइट पर्सन एट राइट प्लेस। क्या समझ में आ रहा है? इट इन्वॉल्व्स द फिटिंग ऑफ राइट पर्सन एट राइट प्लेस, मतलब जिसके हिसाब, जो पर्सन जिस स्किल में बेटर है, जो स्किल उसको आती है, उसमें ही उसको जॉब देना, उसमें ही उसको फिट करना। मतलब अगर अकाउंटिंग का काम है तो उसको हम उसी इंसान को काम देंगे जो अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होगा। ठीक है, मतलब हमें अपनी स्किल्स, मतलब एम्प्लॉयज को हमें सेलेक्ट करना है, बट उनके स्किल्स के हिसाब से हमें जो रिक्वायरमेंट है जिस पोस्ट की, तो हम ये भी अगर एम्प्लॉयज सेलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि वो एम्प्लॉयज के पास क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है उससे रिलेटेड। इसका मतलब उसको नॉलेज भी है, जो हमारी पोस्ट खाली है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उसको उसकी नॉलेज है। ठीक है, तो राइट फिटिंग ऑफ राइट पर्सन एट राइट प्लेस, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे फिट करना, स्टाफिंग। बस आप ये एक लाइन याद रख लो, आप स्टाफिंग कभी नहीं भूलोगे। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग फंक्शन इज हैंडल बाय पर्सनल डिपार्टमेंट। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो स्टाफिंग जो है, स्टाफ को सेलेक्ट करना, स्टाफ को लाना, वो पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है। विच कंटेन द स्पेशलाइज एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, जहाँ पे ये जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं जो चूज करते हैं कैंडिडेट्स को, स्टाफ को। ठीक है, एक्सपर्ट्स इन मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल। और पर्सनल डिपार्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, जिससे आपने HR डिपार्टमेंट सुना होगा। ठीक है, तो जो पर्सनल डिपार्टमेंट हमारा होता है, इसको पर्सनल नहीं बोलना। एक्चुअली मेरी आदत है कि मैं इसको पर्सनल पढ़ देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन पर्सनल डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, सो आप लोग ध्यान रखिएगा। इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग, अब स्टाफिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे हमने मैनेजमेंट का डायग्राम वो प्लानिंग वालिंग का पढ़ा था, वैसे ही हमारा फंक्शंस में स्टाफिंग के क्या क्या फंक्शंस होंगे? मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, मैन को लाया, मतलब स्टाफ को लाया जिसको राइट कैंडिडेट को राइट जॉब आती है। फिर जो HR डिपार्टमेंट का काम होता है उसको रिक्रूट करते हैं, देन उसका सिलेक्शन करते हैं पर्सन का, देन स्टाफ का, देन उसका प्लेसमेंट करते हैं, देन ट्रांसफर, देन ट्रेनिंग। प्लेसमेंट में भी हमारा इंडक्शन और ओरिएंटेशन होता है। सो आई होप आपको स्टाफिंग समझ में आ गया। ये आप फंक्शंस उसके एक बार माइंड में बिठा लीजिएगा। और जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताई थी, इट इन्वॉल्व द फिटिंग्स ऑफ राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ये अगर आपको लाइन समझ में आ गई देन आप स्टाफिंग नहीं भूलेंगे। एक्चुअली मुझे स्टाफिंग में पहले बहुत कंफ्यूजन होती थी। ठीक है, सो आई होप आप लोग कोई कंफ्यूजन अब ना हो आगे चल के। अब हम आते विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टिंग पे।
डायरेक्टिंग, स्टाफ कर लिया। अब हम स्टाफ हमने क्या कर लिया, हमने अब तक क्या क्या किया है, प्लानिंग की है, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग भी ला दी। अब हम क्या करेंगे, स्टाफ जो आए हैं हम उनको डायरेक्ट करेंगे। जो लीडर का काम क्या होता है, लीडर, आपने लीडर सुना होगा, लीडर का काम क्या होता है, वो लीड करता है अपनी टीम को। वैसे ही डायरेक्टिंग में जो स्टाफिंग है उनको मोटिवेट करना, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको मोटिवेट करना ताकि वो अपना वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए, ठीक है, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, ऑप्टिमम टू अचीव द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने पहले ही आपको बताया था, हर एक बिजनेस का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसे ध्यान में रख के वो बिजनेस को अपने आगे बढ़ाता है कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है, प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट कमाने के मोटिव, हमारा मोटिव हो सकता है प्रॉफिट कमाना, या फिर हमको कस्टमर्स को बेस्ट देना, हम उनको सेटिस्फाई करना है, बिल्कुल। ये सब हमारा अलग अलग वो बिजनेस का अपना ऑब्जेक्टिव होता है जिसे लेकर वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग में ये आता है कि लीड करना, एम्प्लॉयज को लीड करना, उनको डायरेक्ट करना, ताकि वो अपना टाइम टू टाइम उनको डायरेक्ट करना, बताना कि वो ऐसा करे तो अपना वर्क एफिशिएंटली इफेक्टिवली परफॉर्म करे, सो दैट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो इफेक्टिवली परफॉर्म हो पाए। सो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऑफ कोर्स ऐसे आप तभी डायरेक्ट कर पाओगे, एम्प्लॉयज को अपने बता पाओगे जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। कम्युनिकेशन, आप उनको मोटिवेट करोगे, लीडरशिप, सुपरवाइज करोगे, वो सुपरविजन, आप उनको देखोगे जो वो काम कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, तभी तो, अगर वो गलत कर रहे हैं तब उनको बताओगे, टाइम टू टाइम देखो एम्प्लॉयज बिजनेस में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि टाइम टू टाइम आप एम्प्लॉयज को अप्रेजल, अगर आपने एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा है तो आप देखते हैं अप्रेजल भी दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। आप उनको बार बार मोटिवेट करिए ताकि वो अपना वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि मतलब अगर आप कोई ध्यान ही नहीं दोगे, जैसे आप बंदे का ध्यान ही नहीं दे रहे हो, वो हमेशा काम ही करता रहता है, हाँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यार वो एक टाइम के बाद ना उसके मन में भी ये जाएगा कि यार अब रहने दो, छोड़ दो, ऐसे कैसे काम होता है यार, मतलब हमको कुछ बताते नहीं, मतलब तो आपकी ये ड्यूटी है कि मतलब आप एम्प्लॉयज को देखो कि वो काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो काम अपना कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करो, उनको सुनो, मतलब उनकी भी प्रॉब्लम्स को सुनो और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे कम्युनिकेशन, जो ये कम्युनिकेशन होता है ना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा है, जिस बिजनेस का जितना कम्युनिकेशन अच्छा होता है वो उतना ग्रो करता है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने स्टाफ को, एम्प्लॉयज की सुन नहीं पाते हैं, या फिर सुनते हैं तो इग्नोर करते हैं। उनकी भी प्रॉब्लम सुनो, अपनी भी बताओ, ताकि अगर आप उनकी प्रॉब्लम भी सुनोगे तो वो अपना और अच्छा देंगे, उनको लगेगा कि हाँ हम एम्प्लॉय हैं इस बिजनेस में, हमको भी एक पोजीशन मिली है, मतलब हमें भी सुना जा रहा है, देन वो अपने आप अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ओके। डायरेक्टिंग से वो उसको हटाते हैं। अभी डायरेक्टिंग में क्या है, लीडिंग करना, मतलब एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना ताकि वो अपना टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, ताकि वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली परफॉर्म करें। ये कैसे पॉसिबल है, आप उनसे लिंक रहेंगे, आप उनसे कम्युनिकेट करते रहेंगे, देन ही पॉसिबल होगा। कंट्रोलिंग में अब आता है आपको बिजनेस, ठीक है, आपने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्ट भी किया, ऐसे करना। अब आपका कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल इज नेसेसरी, मतलब कंट्रोल भी होना जरूरी है। कंट्रोल करने के लिए टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, मतलब करेक्टिव एक्शंस आप लेंगे, ठीक है, करेक्टिव एक्शंस आप लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपने करेक्टिव एक्शंस ले लिए, ठीक है, हमको ऐसे करना है, हमको काम करना है, करेक्टिव एक्शंस, हमने एक्शंस ले लिए कि हमको ये चीज़ ऐसी करनी है, ठीक है। उसके बाद हम अपना स्टैंडर्ड भी तो सेट करेंगे, हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हाँ हमको यहाँ, जैसे हमने आपको भी वो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था कि हाँ हमको 7 आवर्स पढ़ने हैं, मान लो ये हमारा सेटिंग स्टैंडर्ड है, हमको 7 आवर पढ़ने हैं, ठीक है। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब हम रात को जाके देखेंगे कि हाँ हमने 7 घंटे पढ़े भी हैं कि नहीं, एक्चुअल हमारी परफॉर्मेंस, हमने स्टैंडर्ड तो सेट कर लिया था कि हमने 7 घंटे पढ़ने हैं, हम देखेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी कितनी है, 7 घंटे पढ़े भी है कि नहीं, देन हम उसका कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स। एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस है उससे हम कंपेयर करेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो हमने पूरा किया है कि नहीं किया है, उसके बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे। आई होप आपको कंट्रोलिंग भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। एक कोऑर्डिनेशन बिजनेस में होता है, एक से दूसरे का लिंक जो होता है
उसमें कोऑर्डिनेशन में आएगी। यूनिटी ऑफ, इसमें आता है डिफाइनिंग अथॉरिटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लीडरशिप। आपको पता है कोऑर्डिनेशन एक लिंक बन के आती है, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, ठीक है, ये एक लिंक है, ये एक चेन है, ठीक है। सो अगर ऐसे बिजनेस में कोऑर्डिनेशन बन के चले तब बिजनेस इफेक्टिवली रन करेगा, ठीक है। एक का दूसरे से जो लिंक होता है वो कोऑर्डिनेशन में आता है, कोऑर्डिनेट कर, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके हुए चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन में हमारा क्या होता है, मोटिवेशन अभी अब जब हमने बताया था डायरेक्टिंग, तो अब डायरेक्टिंग में हमने मोटिवेशन, उसमें मोटिवेशन भी आता है, बट फिर भी हम यहाँ पे मोटिवेशन, ये जो इसमें लिखा है, इसमें नॉर्मली लिखा है कि मोटिवेशन मोशन वर्ड से आया है जो हम इनिशिएट करते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। हमने इसके 2 टाइप्स इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इसके 2 टाइप्स पूछे नहीं जाते हैं नॉर्मली एग्जाम्स में, सो हमने इसको नहीं लिखा है। मोटिवेशन, जनरली मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, किसी को मोटिवेट करना। आपको एम्प्लॉयज में टाइम, हमने आपको पहले बताया था कि टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज जो बिजनेस में हमारे वर्क कर रहे हैं, हम उनको मोटिवेट करना। क्यों मोटिवेट करना, ताकि वो अपना अच्छा आउटपुट दे सके, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, ठीक है। इसलिए हमको मोटिवेशन भी जरूरी है। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको प्राइमरी और मेन फंक्शंस का हर टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी उससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन होगा देन आप हमको जरूर बताइएगा। उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंडरी फंक्शंस में अब देखते हैं हम सेकेंडरी फंक्शंस में जो फर्स्ट हमारी हेडिंग है वो है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग हमने चीजें डिसाइड कर ली कि हमको ये चीज ऐसे करनी है। ऑर्गेनाइजेशन में हमको डिसीजन भी तो लेना पड़ता है। सेकेंडरी फंक्शंस में डिसीजन मेकिंग पहला है इसके 4 फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस के 4 सब फंक्शंस होते हैं। पहला डिसीजन मेकिंग है, दूसरा कम्युनिकेशन है, तीसरा इनोवेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। हम कैसे रिप्रेजेंटेशन में आता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है डिसीजन मेकिंग, हमने कोई चीज डिसाइड की है तो हम उस पर डिसीजन स्टेप्स भी तो लेंगे कि हाँ हमने ये चीज ऐसे करनी है। कम्युनिकेशन हमने पहले ही बताया था कि बिजनेस में कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हाई लेवल मैनेजर हैं वो मिडिल लेवल से ही सिर्फ संपर्क कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा हिंदी हो गई है, संपर्क कर रहे हैं, ठीक है। जो हाई लेवल है वो सिर्फ मिडिल लेवल से ही बात कर रहे हैं, मतलब उनका लोअर से कोई वो मतलब ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है बिजनेस में। सो जो कम्युनिकेशन हमारा होता है वो अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। इसके 2 टाइप से, अपवर्ड, डाउनवर्ड। मतलब अगर मिडिल मैनेजर है, अगर वो हाई मैनेजर मतलब अपने सुपीरियर से अगर वो कांटेक्ट कर रहा है, मतलब वो बात कर रहा है, सुन रहा है उनको, तो उसको अपने लो लेवल मैनेजर से अपने सबऑर्डिनेट को भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे भी बात करना पड़ेगा, उनसे भी कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, उनकी भी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी। क्योंकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होता है जब 2 वे कम्युनिकेशन हो। 2 वे कम्युनिकेशन होना तो जरूरी है, बात करोगे ना आप। फिर आपको ये भी तो देखना है कि अब आप सिर्फ ऊपर ही से बातें कर रहे जा रहे हो, नीचे लोगों को, जो नीचे लोग ऑर्गेनाइजेशन में उनको देख ही नहीं रहे हो। सो ऐसे बिजनेस कैसे रन हो पाएगा। सो आपको अपवर्ड से भी कम्युनिकेशन अच्छा बनाना पड़ता है और डाउनवर्ड से भी, मतलब आप ऊपर की बात सुन रहे हो तो आप नीचे की भी बात सुनो, उनके भी प्रॉब्लम सुनो, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनकी भी प्रॉब्लम सुनो, ठीक है। कम्युनिकेशन। इनोवेशन से आप क्या समझते हैं, नई टेक्निक्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन इज नेसेसरी, मतलब अगर आप जो नए टेक्निक्स आ रहे हैं उनको बिजनेस में अपनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि आप कट थ्रोट कंपटीशन में एग्जिस्ट कर पाओ, इसलिए जरूरी है, ठीक है। अगर आपको आज के मॉडर्न बिजनेस में स्टैंड करना है, अपना कोई पोजीशन बनाना है, देन आपको उस लेवल का बिजनेस भी करना पड़ेगा, नई टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा, नए मार्केटिंग टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा, पब्लिक से रिलेशन बनाने पड़ेंगे अच्छे, सो दैट आप इस मॉडर्न कट थ्रोट कंपटीशन में एग्जिस्ट कर पाओगे, ठीक है। बिजनेस नॉर्मली ही करते हैं, इनोवेशन हर बिजनेस में जरूरी होता है, क्यों, ताकि वो एग्जिस्ट कर पाए कट थ्रोट कंपटीशन में, ठीक है। वैसे रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, आपको रिप्रेजेंट करना होता है। अब हम क्या समझते हैं इससे, आई होप आपको प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस, दोनों फंक्शंस के जो सब हेड्स है वो अच्छे से समझ में आओगे। अगर फिर भी कोई डाउट है रिलेटेड टू प्राइमरी फंक्शन या सेकेंडरी फंक्शंस तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और एक चीज़ पूछनी थी, अगर आप लोग कहें तो जिस टॉपिक के साथ जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड हम आपको 10 यहाँ पे देखेंगे, आप कुछ MCQs पढ़े होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप कहेंगे
सो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जब आपको टॉपिक को समझाऊंगी, उससे रिलेटेड 10 to 20 क्वेश्चंस ले आऊंगी, ताकि जो आप टॉपिक पढ़ो वो उसको आपको याद रहे। एमसीक्यूज जब हम कर लेते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ें रहती हैं ज़्यादा देर तक, और ये जो एमसीक्यूज है ये आपको आगे भी हेल्प करेंगे, सो दैट अगर आपको एमसीक्यूज भी चाहिए जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके साथ, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज लाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आए फंक्शंस के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।